अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब वाला, और कमेंट ज़रूर करना है। आपने लाइक और शेयर कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रोज़ाना ख़बरें तो बेशुमार करता हूं, मैं करता रहता हूं, आपसे डिस्कस होती रहती है। कल भी आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें दी। आज मैं सोच रहा था ज़रा एनालिसिस करते हैं एक पाकिस्तानी सियासत का। ये बड़े ज़रूरी चीज़ें होती है, डिबेट ओपन होनी चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए। माजी की तरफ देखेंगे तो मुस्तकबिल और हाल के नमूने हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में आपको पता है, रिसर्च बेस्ड कुछ मैंने गंभीरता के साथ कुछ पुरानी चीज़ें निकाल के पढ़ी। तो मैंने सोचा कि आज बात की जाए भाईजान, पाकिस्तान के जो हमारा निसाब है, सियासी निसाब, इसके ऊपर बात की जाए। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है सियासी निसाब की। आप सियासत को क्लासरूम समझिए अगर पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सियासतदान पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उनको एक ख़ास सबक पढ़ाया जाता है। जो वो ख़ास सबक अच्छी तरीके से रट लेता है तो वो पास करार दिया जाता है, वो काबिल कबूल सियासतदान बन जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है सियासतदान वो सबक सही याद नहीं करता, जैसे नवाज शरीफ ने पहले नहीं किया था तो उसको फेल कर दिया जाता है, एक दो बार फेल करके उसको चांस दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा सियासतदान हो जो कहे मैंने ये सबक पढ़ना ही नहीं है, मैं अपनी सियासत सीख के आया हूँ, उसको फिर आउट ऑफ सिलेबस करार दिया जाता है। वो फिट नहीं बैठता, वो नाकाबिले कबूल अनएक्सेप्टेबल रेड लाइन वाला सियासतदान बन जाता है। उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये जो तालीम दी जाती है ये किसी यूनिवर्सिटी के निसाब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ताकत के ऐवानों का निसाब है, ये खुफिया हाथों का निसाब है। ये जो निसाब तय कर दिया गया इन सियासतदानों के लिए, ये तय करता है कौन एक्सेप्टेबल है और कौन होगा रिजेक्ट, ठीक है। अब भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब सब इस निसाब का शिकार हो चुके हैं। कोई एक्सेप्टेबल बना है, कोई नहीं बना। एक ऐसे सियासतदान भी हैं जो कि ऑलवेज एक्सेप्टेबल, पूरे 100% नंबरों के साथ कामयाब होते रहे हैं। वो कौन है वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। मुझे बार बार मोबाइल रेफर करना पड़ेगा आपको, आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं। खेल की इब्तिदा नाजरीन होती है बरतानवी राज से। बरतानिया ने जब सब कॉन्टिनेंट में आए तो वो अपना निसाब लेकर आए। इस निसाब की वजह से दो किस्म के सियासतदान मार्जे वजूद में आए। एक थे लॉयलिस्ट, यानी कि चमचे। ये चमचे बड़े होके बने जागीरदार नवाब। ये बरतानिया के ताज के वफादार थे, मरका बरतानिया को सलूट करते थे। दूसरी तरफ फिर चंद ऐसे लीडरान थे जो रेजिस्ट करते थे। वो कहते थे हमने अंग्रेज़ों का निसाब, अंग्रेज़ों का पार्ट नहीं पढ़ना। वो मास मोबिलाइजेशन पे बिलीव करते थे। वो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि जनाबे वाला हम लोग ताकत में आएंगे, अंग्रेज़ों को हराएंगे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट के साथ। इनमें कौन कौन से नाम थे? एक नाम है सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ नेहरू। नेहरू साहब एक्सेप्टेबल थे, सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्टेबल नहीं थे। नेहरू साहब इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन सिस्टम से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान 1947 में बना और इसी टेम्पलेट के तहत बना। सुभाष चंद्र बोस आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको मिटा दिया गया। नेहरू साहब विद इन सिलेबस थे, वो रेजिस्टेंस करना चाहते थे, लेकिन विद इन द सिस्टम करना चाहते थे। इसी टेम्पलेट के साथ पाकिस्तान पैदा हुआ, भारत पैदा हुआ, और फिर रियासत ने वही किया जो अंग्रेज़ ने किया। जो एलीट है, जो वफादार है, जो नवाब है, जो फर्शी सलाम करने वाला है, उसको आगे बढ़ाया गया। और मास बेस्ड डिस्ट्रप्टर्स जो हैं, जो यानी कि अवाम की ताकत के साथ सिस्टम को गिरा कर एक नया सिस्टम बनाना चाहते थे, जो उनको लगता था कि पाकिस्तान को तरक्की दे सकता है, उसको क्रश करो। ये हमारा सिस्टम बन गया 1947 के साथ ही। अब बात होती है जब ये निसाब पढ़ाता है सियासत, जब ये अनदेखे हाथ, जब इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को गाइड करती है कि आपके लिए ये निसाब है, आपने ये पढ़ना है, ये आपकी रेड लाइंस हमने बता दिया, आपने ये करना है। आप तो इससे की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले क्वालिटी है मैनेजेबल होना सियासतदान का। सियासतदान को आराम से मैनेज किया जा सके, वो हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, अपने हर असूल को, हर आदर्श को, हर अपनी सोच को कॉम्प्रोमाइज़ करे, और इंस्टीट्यूशनल ओबीडियंस को कबूल करे कि जनाब ये इदारे का फैसला हो गया तो मैं ये कबूल करता हूँ। अब इसमें फिट कौन बैठते हैं? दूसरे एलीट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, ठीक है। वो मैनेजेबल हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो, वो इंस्टीट्यूशनल ओबीडियंस वाला हो, वो एलीट बैकग्राउंड से हो, यानी कि वो जागीरदार हो सकता है, वो सरमायादार हो सकता है, या कोई डायनेस्टिक फैमिली हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो फॉरेन कंपैटिबल भी हो, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को आंखें ना दिखाए, वो IMF फ्रेंडली हो,
वो लंदन में सेलेबल हो, अमेरिका में वाह वाह करे, वो सूट बूट पहनता हो। चौथी चीज़ जो है वो सामने नजर आएगी, वो ट्रांजैक्शनल हो। ट्रांजैक्शनल हो कि जहाँ पर फ़ायदा हो, जैसे ट्रंप है वहाँ पर झुक जाए, वो नज़रियाती ना हो, बल्कि सौदेबाजी करने वाला बंदा हमें चाहिए जो कि कामयाब सियासतदान है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मिसाल लियाकत अली खान, वाशिंगटन में इनकी ओरिएंटेशन नहीं थी, समझ नहीं आया। जरदारी साहब हमेशा एक्सेप्टेबल आदमी है, ट्रांजैक्शनल है, डील वेकर है हर वक्त। शहबाज शरीफ साहब को आप डालेंगे, शहबाज शरीफ साहब आते हैं मैनेजेबल हैं, वो आराम से मैनेज कर लो, मियाँ से एंज कर लो, ज़रा एंज करके खिलौना, एंज वाला पोज दे दो, ये कर दो, वो कर दो। एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वो करते हैं, परफेक्ट फिट है। हुस्नी मुबारक को देखिए अब, इजिप्ट के 3 दहाइयों से एक्सेप्टेबल थे क्योंकि यूएस फ्रेंडली रहे, कभी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहे। रिजेक्टेड माल कौन सा है आपको मालूम है ना, जैसे एक्सपोर्ट का लोग चीज़ें भेजते हैं तो एक एक्सेप्टेबल चीज़ होती है, एक रिजेक्टेड लॉग की खसूसियात क्या है? करिज्मेटिक, पॉपुलिस्ट हो, करिश्मा हो, उसका पर्सनैलिटी हो, उसकी दबंग किस्म का आदमी हो, लोग उसके पीछे जाते हो कि यार ये बंदा है, ये दबंग है। अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता हो, जो अवामी पल्स पे हाथ रखता हो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये रिजेक्टेड है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल बंदा हो, उनको पता नहीं हो कैसा रिएक्शन देगा। हम जाएंगे उसके पास कि सर आपने, जैसे शहबाज गिल ने वाक़या सुनाया कि नदीम अंजुम साहब गए कि आपने साइफर का जिक्र नहीं करना, उसने बेइज्जत होकर करके इमरान खान ने नदीम अंजुम को बाहर निकाल दिया दफ्तर से। हालांकि कुछ ही देर बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहना था, इमरान खान को इस चीज़ का पता था, वहाँ पर वोटिंग हो रही थी और बेइज्जत करके उसने निकाला। उसके बाद नदीम अंजुम ज़ाहिर बात है बदले लेता रहा। तो अनप्रिडिक्टेबल हो, इंस्टीट्यूशनल स्क्रिप्ट से बाहर ना निकले। हमने ये दे दिया है भाई, इस लकीर पे भागना है, इस पे जितना मर्जी भागो, इससे आगे पीछे हुए तो अच्छा नहीं होगा। जो भी बंदा नैरेटिव ड्रिवन हो कि मेरा ये नैरेटिव है, मैंने इस पे चल रहा है, मैस मोबिलाइजेशन, मैस आइडियोलॉजी लेकर चले, वो काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में कौन आया है जनाब? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलिज्म की मैस पॉलिटिक्स की थी, इसकी वजह से वो हो गए जनाब अनएक्सेप्टेबल, उनको फांसी देगी। दूसरे बंदा कौन आया? अब पाकिस्तान की 87 ईयर्स में 2 बंदों की मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब, एंटी स्टेटस को, नैरेटिव ड्रिवन, अनप्रिडिक्टेबल, खुद सर अपने फैसले खुद करने हैं, तो इसलिए जनाब आउट ऑफ सिलेबस करार पाए और इनको कहा गया चलो भाई जेल जाओ। अच्छा, मुसद्दिक जो है दुनिया में, ईरान का मुसद्दिक जो है, उसने तेल को नेशनलाइज किया, सीआईए बैक कू किया, प्रेडिक्टेबल है। चिली का जो है साल्वाडोर, ये मैं पहले मिसालें दे चुका हूँ, ये इलेक्टेड मास लीडर था, इसके खिलाफ फौजी बगावत शुरू गई। भुट्टो साहब, अब भुट्टो साहब की बात करते हैं। भुट्टो साहब शुरू में बड़े एक्सेप्टेबल थे, अयूब खान को डैडी कहते थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। फिर वो उनके जहन में आया इस्लामी सोशलिज्म का कीड़ा, वो इस्लामी सोशलिज्म में आया तो पीपल्स मैग्नेट बन गए। नेशनलाइजेशन की तो इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से बाहर हो गए। इस्टेब्लिशमेंट का ये तूने क्या कर दिया यार, हमारे इतने बड़े बड़े वो लोग थे, उनको तुमने ले लिया। फिर अंजाम क्या हुआ? 1977 का कू हुआ, 1979 में फांसी देगी। मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर साहब, इन्होंने सुइज़ कनाल को नेशनलाइज किया था, पैन अरब सोशलाइजेशन की तरफ आए थे, मैस मैग्नेट थे, बार बार असैसिनेशन की कोशिशें होती रही और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का शिकार हुए। इंटरनेशनल में आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब हमारे एक लीडर हैं जनाब, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये बड़ा ही कोई जी नवाज शरीफ बड़ा बेहतरीन आदमी है। ये इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन थे, ज़ियाउल हक का प्रोजेक्ट थे। 1990 में इनको लगा कि अब मैं खुद कफील हो गया, तो इन्होंने सिविल सुप्रीमेसी का बहाना बनाया और साथ ही इनका जो है पत्ता काट दिया गया। इसी तरह 1999 में मुशर्रफ से इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर दोबारा ज़रूरत पड़ गई, इस्टेब्लिशमेंट को हो गया, अब क्या करें जनाब, ये पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, काफ लीग भी फेल हो गई, तो उन्होंने पॉलिसी को ट्विस्ट करके नवाज शरीफ को रिसाइकल करके दोबारा निसाब में डाल दिया कि बेटे तेरी 2 सप्ली आ चुकी, तो तीसरी बार एक और बार ट्राई मार। नवाज शरीफ साहब फिर जनाब काबिल कबूल हो गए। अब आप अर्दगान को देख लें, तुर्की के, शुरू में वो एक्सेप्टेबल थे, इनकी मिसाल है वेस्ट को भी और फ़ौज को भी। फिर उन्होंने प्लॉट ट्विस्ट किया, नैरेटिव बदल लिया, असर्टिव हो गए। अब सूरत हाल ये है क्योंकि टर्की पाकिस्तान नहीं तो वो टॉलरेट किए जाते हैं, उनको क्रश करना मुमकिन नहीं रहा, कोशिश बड़ी की गई है। पाकिस्तान का वो सियासतदान जो हर लम्हा हर वक्त एक्सेप्टेबल है, वो है जरदारी साहब। मैच करिश्मा इनका ज़ीरो है, लोग इनको मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं, कोई थ्रेट नहीं है, हर वक्त डील के लिए तैयार हैं, ट्रांजैक्शनल आदमी हैं, हर वक्त के बैकअप ऑप्शन है। इनकी मिसाल आप ले लीजिए हामिद कारज़ई अफ़गानिस्तान की, कोई करिश्मा नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, वेस्ट फ्रेंडली हैं, जो कहोगे कर देंगे, तो इसलिए हमेशा एक्सेप्टेबल रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का असली कैंडिडेट जो आउट ऑफ सिलेबस भी है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो है इमरान खान। 20 साल इमरान खान सियासत करते रहे, इररेलेवेंट रहे।
फिर जनाब वाला इनका राइज हो गया, ये राइज के साथ सेमी एक्सेप्टेबल हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इमरान खान को इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया। मेरा ये मानना है जो लड़के इलेक्शन कमीशन रात 2018 के इलेक्शन कवर कर रहे थे, सॉरी 2013 वाले कवर कर रहे थे, वो 2018 वाले, वो कहते हैं कि जनाब इनको मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इमरान खान की रोकी गई। तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके या इस्टेब्लिशमेंट के रोके जाने के बावजूद इमरान खान साहब आगे मैदान में। अब इमरान खान है पॉपुलिस्ट, मैस मोबिलाइजेशन, मैसेज उनके साथ थे। वो सेगमेंट सोसाइटी के जो कभी वोट नहीं करते थे वो इनके साथ आगे खड़े हुए, घरों में औरतें काम छोड़ के आई, बच्चे छोड़ के आई इनको वोट देने के लिए। तो इमरान खान की सेमी किस्म की एक एक्सेप्टेंस जो है वो हो गई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को इस टाइम पे चाहिए था एक फ्रेश फेस। लेकिन 2018 के बाद इक्वेशन ही बदल गई। ये समझते थे, ये जो जर्नलिस्टों को बताते थे इमरान खान को हम उठेंगे तो वो उठ जाएगा, बैठेंगे तो बह जाएगा, इमरान खान ने तो मैस कनेक्शन जो अपना बनाया वो अनप्रेसिडेंटेड था। फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो कहते हैं सीए का चीफ है, जा मिल जाके मेरे इंटेलिजेंस वाले से, मेरे पास मत आ, फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर से मिलो। वो इमरान खान की बातें ही और हो गई। तो इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी, रशिया का विजिट कर डाला, एंटी यूएस टोन नज़र आ रही थी। फिर मज़ेदारी की बात यह है कि हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर खुद आता था नैरेटिव अपना लेकर। कोविड हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने फंड रेजिंग शुरू कर दी, डैम्स हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, वो कर दिया। हर चीज़ में नैरेटिव ड्रिवन ऑप्टिक्स थी, जिसकी वजह से अवाम को मोबिलाइज किया। जैसे ही बाजवा साहब ने पलटी मारी, साइफर लेके आए इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान वापस अवाम में चला गया। किस्सा मुख्तसर क्या हुआ कि बाजवा मीर जाफर करार पाया, आज भी पब्लिक में अपना मुंह लेके नहीं निकल सकते। लेकिन अंजाम इमरान खान को आउट ऑफ सिलेबस होने का अंजाम क्या भुगतना पड़ा? हुकूमत गई, इनकी पार्टी तोड़ी गई, जेल में डाला गया, बीवी को जेल में डाला गया, इद्दत जैसा घटिया केस, जाली 2 नंबर केस जो कि आज भी जारी है, जुल्म खत्म नहीं हो रहे। माफ कीजिएगा। अर्जेंटीना के जो जॉन पेरॉन थे वो भी ऐसे ही पॉपुलिस्ट थे, वो आर्मी से टकराए, वो एग्जाइल में गए। हुगो शेवाज वेनेजुएला के, वो भी कू किया, उन्होंने भी कम बैक किया था, इन दोनों ने कम बैक किया था। अब क्या इमरान खान कम बैक कर पाएंगे ये आगे? लेकिन ये इनविजिबल करिकुलम जो है ये कैसे इन्फोर्स होता है? ठीक है, ये सबसे पहले खेल खेला गया मीडिया में, हीरो को ट्रेटर बनाने का खेल। भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। इमरान खान को अब क्या करार दिया जा रहा है? फॉरेन फंडेड फितना। जुडिशरी हमेशा लीगल कवर देती है इन चीज़ों को, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसकी बेहतरीन मिसाल है। फिर IMF नहीं देगा इमरान खान को कर्जा, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, वो होगा। फिर एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है, इस बार 2 पार्टियां बनाई गई। लेकिन इस बार लित्तर मार के इमरान खान ने इनकी सियासी इंजीनियरिंग सारी खत्म कर दी, इनको इलेक्शन बराह रास्त चोरी करना पड़ गया। तो इमरान खान के केस में बहुत सारी चीजें फर्क है। प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम यह है जनाब कि आपके जजेस बैठ जाते हैं, आपका महकमे बैठ जाते हैं, आपकी पुलिस साथ मिल जाती है। प्रॉब्लम यह होती है। अब असल सवाल यह है कि जब अवाम का मैंडेट इस्टेब्लिशमेंट के निसाब से क्लैश करता है तो फिर होता क्या है? इसका जवाब आपको मिलता है 1971, जो कि इमरान खान ने अपने आखिरी ट्वीट में भी जिक्र किया कि 1971 में मेजॉरिटी विनर मुजीबुर रहमान थे, लेकिन अनएक्सेप्टेबल थे। इस्टेब्लिशमेंट की थी, हमें नहीं चाहिए, मुल्क टूट गया। 2018 में इमरान खान का मैंडेट था, निकाल दिया गया। ठीक है, क्या ये निसाब कभी बदल सकता है? क्योंकि स्टेटस को चलता रहा तो प्रोजेक्ट लीडर्स आएंगे और एक्सपायर होते जाएंगे। अगर मैस पॉलिटिक्स दोबारा सर उठाए तो निसाब रीराइट हो सकता है। इंडिया में हुआ, टर्की में हुआ, जनाब ईरान में हुआ। ये सब मिसालें इसलिए हैं कि निसाब अवाम ने दोबारा लिख दिया, हम भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक सियासत इदारों के निसाब के मुताबिक चलती है, कभी एक्सेप्टेबल कभी अनएक्सेप्टेबल। लेकिन हमारी तारीख हमें क्या बताती है कि असल निसाब बिल आखिर अवाम ने ही लिखना है। सवाल ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको पास या फेल करेगी, सवाल ये है कि पाकिस्तान का अगला निसाब कौन लिखेगा। क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आप ये मत भूलें कि अवाम क्या सोचती है। भुट्टो इमरान खान नहीं है, भुट्टो से कंपेयर करना गलत है। भुट्टो इस तरह इलेक्शन जेल से बैठकर नहीं जीत सका था। भुट्टो साहब बेशक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन जो काम इमरान खान ने अवाम को शऊर दे के किया है वो काम कोई और नहीं कर सका पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है अगर आप समझें तो। बिल आखिर निसाब जो है सियासत का, पाकिस्तान का, वो अवाम को ही लिखना है। अवाम की मर्जी है कि वो कब उठते हैं कब नहीं। सब कुछ अवाम ही के हाथ में है। एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, बंदूक है, टैंक है, गोले हैं,
लेकिन आवाम फिर आवाम होती है, वो बड़े बड़े टैंक पाड़ देती होती है। ये पाड़ मैंने जानबूझ कर खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाबे वाला। इन चीज़ों को तैयार करने में बड़ी मेहनत लग जाती है मेरी, मुझे दिमाग खपाई बड़ी करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे मिलती जुलती मिसालें ढूंढने के लिए, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो फीडबैक आपका बड़ा मस्ट है और सब्सक्राइब कर लो तो चंगी गल है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।